हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनपी कॉमर्स क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है एक बार उनको देख लेते हैं, जो कि इस चैप्टर्स में शामिल होंगे। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आज हम पार्ट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, वही इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। इसमें फर्स्ट है आपका रीड फॉर अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, टाइप्स और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड इन्फॉर्मेशन, एंड लास्ट रोल ऑफ अकाउंटिंग। इन सभी पॉइंट्स को हम 2 सेशन में डिस्कस करेंगे। को हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है। आज हम पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन फर्स्ट, पार्ट 1, चैप्टर फर्स्ट। इसका फर्स्ट पॉइंट है नीड और अकाउंटिंग की। ये शब्द अस्तित्व के अंदर क्यों आया, क्यों हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी। देखिए, जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस के अंदर हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन होंगे। विदाउट ट्रांजेक्शन्स के आपका बिजनेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स किए, कितने किसी व्यक्ति से कितना रुपए लेना है, किसी व्यक्ति को कितना रुपए देना है, कितना हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है किसी वर्ष के अंत के अंदर, इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन। लेखांकन से ही हमें इन सभी बातों की जानकारी मिलती है। लेखांकन एक तरीके से एक प्रक्रिया है जिसको हम फॉलो करते हुए इन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। सभी व्यवसाय प्रतिवर्ष ये जानना चाहते हैं कि उन्हें उस वर्ष कितना लाभ हानि हुई है और वर्ष के अंत में व्यवसाय में कितनी पूंजी लगी हुई है। उन्हें किस किस व्यवसाय को कितना कितने रुपए देना है और किस किस से कितना रुपया लेना है। इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वर्ष के दौरान किए गए व्यवसायिक लेन देनों को पूर्ण और नियमानुसार लेखा करें। यानी कि ये जानकारी आपको तभी मिल पाएगी जब आप इन सभी चीज़ों को कहीं किसी जगह पर लेखांकन कर देंगे या लिख देंगे उसको। यही चीज़ क्या है, हमारे लिए अकाउंटिंग है। इसलिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी थी। अब नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? जो भी आप बिजनेस के अंदर लेन देन करोगे, उन सभी को लिखना, वर्गीकरण करना, उनसे सारांश निकालना, यानी कि लेखांकन क्या है, एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया है जो कि स्टेप बाय स्टेप चलती है। सबसे पहले आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स हुआ उसको एक जगह लिख दिया, तो लिखना, जिसे हम जर्नल के अंदर लिखेंगे। फिर उनका क्लासिफिकेशन करके उसको लेजर पोस्टिंग करना, फिर नेक्स्ट उसकी समरी निकालना। फिर इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम जो भी स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, ये सभी हमारे लिए क्या है, अकाउंटिंग है। ये एक कला है जिसके द्वारा लेन देन घटनाओं को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है और उन्हें महत्वपूर्ण तरीके से वर्गीकृत करके उनके परिणामों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये जो डेफिनेशन गिवन है, ये है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा दी गई है। यानी कि सिंपल सा मीनिंग है कि अकाउंटिंग वह है जिसके अंदर आप सभी लेन देनों को, घटनाओं को लिख सकते हो, और वो भी मुद्रा के रूप में, करेंसी के रूप में या मनी के रूप में, इनका मेजरमेंट हो सके, उन्हीं चीज़ों को हम इसके अंदर लिखेंगे। इसे हम आगे चल करके डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, यानी कि लेखांकन क्या है, एक तरीके से कला है और विज्ञान भी है। कला किस तरीके से है? इसमें जो भी आप लेन देन या जो भी व्यवहार, ट्रांजेक्शन जो भी बिजनेस के अंदर हो रहे हैं, उनको एक सिस्टमेटिक वे में लिखते हो, यही क्या है, आर्ट है। और साइंस क्यों कहते हैं? साइंस इसलिए कहते हैं कि जिस तरीके से साइंस के अंदर कुछ सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को हम फॉलो करके आगे नियम बनाते हैं या चीज़ों को समझते हैं, उसी तरीके से अकाउंटेंसी के अंदर भी कुछ सिद्धांत होते हैं, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं हम आगे की जो अकाउंटिंग है वो पूरी करते हैं। इसलिए इसे साइंस और आर्ट दोनों कहा जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से मतलब है कि आपको अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं व्यवहारों की करनी है जो कि फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। ऐसे लेन देनों को हम या ऐसे लेन देनों को, व्यवहारों को हम अकाउंटिंग में शामिल नहीं करेंगे जिन्हें हम फाइनेंशियल नेचर में शामिल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैनेजर और एम्प्लॉयज़ में झगड़ा हो गया, ठीक है, मैनेजर और एम्प्लॉयज़ में झगड़ा हो गया, तो अब इस झगड़े को
आप माप नहीं सकते कि कितने हानि हुई या लॉस हुई या कितने रुपए का हुआ, इस तरीके से कुछ भी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को हम नहीं लिखेंगे अकाउंटिंग में। कोई ये कहे आपसे कि राम ईमानदार है, अब ये ईमानदारी को तो हम मेजर नहीं कर सकते ना करेंसी के रूप में। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स या व्यवहार जिनको कि आप फाइनेंशियल नेचर के ना हो या जिन्हें आप मेजर ना कर सके मनी के अंदर या करेंसी में, उनको हम अकाउंटिंग में शामिल नहीं करेंगे। केवल उन्हें ही लिखा जाएगा जो कि फाइनेंशियल नेचर के होंगे। जैसे कि बिजनेस के अंदर हमने 10,000 की पूंजी लगाई, या हमने कोई एसेट परचेज करी, या कुछ सेल किया, तो इस तरह के जो जिनकी कुछ वैल्यू हो, फाइनेंशियल नेचर के हो, इससे पता लग रहा है कि कितने रुपए की बिजनेस के अंदर एसेट लगी है। इस तरीके से ये सभी चीज़ों को हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में शामिल करेंगे और इन्हीं का ही लेखा जोखा किया जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर कहा था कि ईमानदार है, या इसमें झगड़ा हो गया, या किसी दिन एम्प्लॉयज़ की हड़ताल हो गई, तो इन सबको हम मेज़र नहीं कर सकते। लेकिन आप ये कहें कि कर्मचारियों की हड़ताल होने की वजह से बिजनेस में 10,000 का लॉस हो गया, या कितने का भी जिन्हें आप मनी के रूप में लिख रहे हैं इतने का हो गया, तो वो एक फाइनेंशियल नेचर का बन जाएगा, जिसे हम अकाउंटिंग में शामिल करेंगे। अब रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ये भी सीखे जैसे ही कि जिन्हें आप मनी में मेजर कर सकते हैं, केवल उन्हीं टर्म्स को आपको इसमें लिखना है। फॉर एग्जांपल, कोई ये कहे कि मेरे बिजनेस के अंदर 50,000 चेयर्स हैं, मेरे पास 10 भूमि है, अलग अलग जगह पर लैंड है, मेरे पास 10 मशीनरी है, तो ये सब चीज़ें जो हैं, आप ये नहीं फाइंड आउट कर पा रहे कि लैंड है, इसकी वैल्यू कितनी है, आपने जो चेयर्स बिजनेस में लगाई उसकी वैल्यू कितनी है, कितने रुपीज़ में है, मशीनरी कितने की है। तो इन सब से कोई मतलब नहीं है कि आपके पास में कितनी चीज़ कितनी क्वांटिटी में है। मैटर करता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। 50,000 आपके पास में चेयर है, तो उसकी वैल्यू आपके पास 10,000 है। 10 आपके पास अलग अलग तरह की मशीनरी है, तो उनकी वैल्यू आपके पास में 20 लैक्स है। तो ऐसी चीज़ें जिनको आप मनी के अंदर मेज़र कर सको, उन्हीं चीज़ों को हम अकाउंटिंग में शामिल करेंगे। ये इसकी विशेषता है। क्लासिफाइंग यानी कि अलग अलग तरह के खातों को अलग अलग खातों में डिवाइड करना। आप जो भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे उसमें अलग अलग नेचर के अकाउंट्स होंगे, और अकाउंट्स एक सेपरेट सेशन जो है मैंने बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप आने वाले वीडियोस में उसको देख सकते हैं। जैसे कि वेजेस हुआ, सैलरी हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ। अब जो भी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा उसको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में लिखा जाएगा। सैलरी आप कितनी चुका रहे हो, आपको कितनी रिसीव्ड हो रही है, ये सभी चीज़ें आप सैलरी अकाउंट में लिखोगे। वेजेस आपको कितनी मिल रही है या कितनी आप चुका रहे हो, ये सभी चीज़ें वेजेस अकाउंट में लिखी। इस तरीके से अलग अलग अकाउंट्स को अलग अलग क्लासिफिकेशन करके हम उसको उसमें शामिल कर लेंगे जो कि उससे रिलेटेड होंगे। समरी में क्या होता है कि एक ट्रायल बैलेंस बना करके आप उसकी समरी निकालते हो। ट्रायल बैलेंस जैसे कि आपने बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हुए, उनको आपने जर्नल जर्नल में उनकी एंट्री कर दी। जर्नल में एंट्री करने के बाद में आपने उनकी लेजर पोस्टिंग कर दी। लेजर पोस्टिंग करने के बाद में अकाउंट्स में डिवाइड कर दिया। इसके बाद में आपने इन सभी अकाउंट्स का बैलेंस निकाल लिया। अकाउंट का बैलेंस निकालने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो आती है हमारी ट्रायल बैलेंस। ये हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो जो ट्रायल बैलेंस आप निकालते हो उसके अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए, उन सभी के समरी को लिखा जाता है। सभी डिटेल्स को ना लिख करके केवल हम बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस हमारे लिए क्या हो जाएगा, समरी निकालना हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रिजल्ट। जो आप समरी अभी आप ट्रायल बैलेंस से निकाल करके आए हो, उन्हीं समरी के बेसिस पर आप P&L अकाउंट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो आप समरी से निकाल के बनाओगे, जिसके बाद में ओवर द ईयर आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। वो सब आपका इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रिजल्ट्स में आ जाएगा। लास्ट में आएगा कम्युनिकेशन, यानी कि आपने जो भी ओवर द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, उस जितनी भी इन्फॉर्मेशन उससे निकलती है, वो सभी इन्फॉर्मेशन को आप शो करोगे उन लोगों के लिए जो कि आपके बिजनेस के अंदर हित रखते हैं। अन्य पक्षकार होते हैं, जैसे क्रेडिटर्स हुआ, कोई अन्य आपका मैनेजर हुआ, या कोई भी जो कि आपके बैलेंस शीट को देख करके आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने की अगर सोच रहा है, तो उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सभी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कराओगे और उनसे कम्युनिकेट करोगे। यही आपका कम्युनिकेटिंग में शामिल होगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग साइकिल। जैसे हम ये सारी चीज़ें पढ़ करके आए हैं, इसी को एक साइकिल के बेसिस पे पढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ हमें पहले करनी है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो कौन सी स्टेप फर्स्ट आएगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरीके से एक अकाउंटिंग का साइकिल चलता है। और ये साइकिल सर्कुलर फॉर्म के अंदर होता है, जो ओवर द ईयर बार बार बनता रहता है। जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रांजेक्शन करने हैं। कोई भी अकाउंट के अंदर जो भी बिजनेस है, बिजनेस में जो भी आप व्यवहार करोगे, लेन देन करोगे, उसका एक ट्रांजेक्शन्स होगा, जिसे आप उसे कहीं ना कहीं लिखोगे। तो सबसे पहले आप उसको लिखते हो, ये लिखना ही आपका क्या कहलाता है, सॉरी, ये जो भी व्यवहार हुआ ये क्या होगा, आपका ट्रांजेक्शन कैटेगरी में शामिल होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी, ट्रांजेक्शन करना।
ट्रांजेक्शन्स के बाद में होगा आप इनको जर्नल एंट्रीज में लिखोगे, तो ये हमारी होगी सेकेंड स्टेज। जर्नल से आप जाओगे कि इनका सब डिवीज़न करना अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, जिसे हम लेजर कहते हैं, यानी कि खाते बनाना और खातों के अंदर पोस्टिंग करना, ये हमारा कहलाएगा लेजर में। लेजर के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप, ये हमारी हुई थर्ड स्टेप। इसके बाद हमारी फोर्थ स्टेप आएगी ट्रायल बैलेंस, जिसके अंदर हम समरी, ये जितने भी अकाउंट्स आप ऊपर बना करके आए हो इन सभी अकाउंट्स के हम बैलेंस निकालेंगे, इन बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में शो करेंगे, तो ये हमारे फोर्थ स्टेप में आ जाएगा। और लास्ट हमारी होगी फिफ्थ स्टेज, जिसके अंदर हम P&L अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, जिससे हमें ओवर द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है इस बात की जानकारी मिलेगी। तो इन सब के ऊपर सेपरेट एक चैप्टर से, जिन्हें हम जैसे जैसे आप चैप्टर वाइज आगे बढ़ोगे आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में आगे पढ़ने को मिलेगी और समझ में भी आ जाएगी। यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल वे में, थ्योरेटिकल वे में आपको पढ़ना है कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। अकाउंटिंग साइकिल 4 चरणों में पूरा होता है, सॉरी 5 चरणों में पूरा होता है, जो स्टार्टिंग होती है इसके ट्रांजेक्शन से और लास्ट एंड होता है उसका P&L और बैलेंस शीट अकाउंट पे। ट्रांजेक्शन से हम चलते हैं जर्नल पे, जर्नल से चलते हैं लेजर पे, लेजर से चलते हैं ट्रायल बैलेंस पे, और लास्ट के अंदर हम प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, अब ये साइकिल पूरा करने के लिए हम कुछ बुक्स मेंटेन करते हैं, जिसके अंदर हम अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं। तो वो बुक्स कौन कौन सी है जिसमें हम एंट्रीज करते हैं? सबसे पहले आती है आपकी कैश बुक, जिसके अंदर हम कैश से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन्स को लिखेंगे। परचेज बुक, जितना भी आप माल खरीद रहे हो बिजनेस के अंदर सभी खरीद को आप परचेज बुक में लिखोगे। जो कुछ भी आप बेच रहे हो वो सब सेल्स बुक में आ जाएगा। आपने खरीदे हुए माल को या कुछ खरीदा उसको हम रिटर्न करना चाहते हैं तो वो परचेज रिटर्न बुक्स में आ जाएगा। इसी तरीके से जो सेल किया वो अगर आपको रिटर्न हो गया है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स के रिटर्न कैटेगरी में आ जाएगा। PR और BP, ये भी इस तरीके से कि कितना आपको प्राप्त होना है बाहरी व्यक्तियों से और कितना आपको चुकाना है बाहरी व्यक्तियों को, ये सभी BR और BP में शामिल हो जाएगा। और लास्ट के अंदर जर्नल प्रॉपर, इसमें वो सारे व्यवहार आते हैं जो इन सब में से किसी में भी नहीं आते हैं, और इसके अलावा जो होते हैं जिसके लिए हम कोई सेपरेट बुक मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो उन सभी को आप जर्नल प्रॉपर में शामिल करोगे। ठीक है, तो ये है आपके बुक्स जो कि आप मेंटेन करते हो। नेक्स्ट आता है हमारे लेखांकन के उद्देश्य, एक मेन मोटिव क्या है और क्यों हम लेखांकन करते हैं। सबसे पहला तो है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि लेखांकन इसलिए भी ज़रूरी है या मेन इसका उद्देश्य इसलिए है कि हमें ये पता चल सके नियमित रूप से, अगर हम अकाउंट मेंटेन रखेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, तो हमें आगे चल करके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इजी वे के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए हम जो है अकाउंटिंग करते हैं। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए हमें बिजनेस अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ओवर द ईयर, आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है ये पता करने के लिए हमें अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे, जिसमें हमें अकाउंटिंग करनी होगी। यही इसका उद्देश्य है, टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रीज़न फॉर नेट लॉस और नेट प्रॉफिट। एग्जैक्ट रीज़न पता करना कि किस वजह से हमें लॉस हो रहा है या किस वजह से हमें हानि हो रही, प्रॉफिट हो रहा है, कौन से ऐसे रीज़न से जिसको हम कम करके हमारी हानि को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन, जिससे हम P&L अकाउंट P&L पता करेंगे, जिससे हम आगे चल करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद हमें ये सारी चीज़ें फाइंड आउट होगी। इसके लिए अकाउंटिंग की जाती है। रिपोर्ट द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस ईच ईयर, यानी कि हर साल आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके ये पता करते हो आपको ओवर द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। आगे चल करके यही प्रोग्रेस आप डे बाय मतलब हर पर ईयर करते हो, और उससे अब हम प्रीवियस जो हमारे ईयर्स में जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है उस पर हम नज़र डालते हुए ये पता लगाते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो ग्रोथ कर रहा है या पीछे की ओर जा रहा है, कितनी प्रोग्रेस हम कर रहे हैं। अगर प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं तो उनके क्या रीजंस, उन्हें फाइंड आउट करके उनको दूर करते हैं। प्रिवेंटिंग दी डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड एरर, अगर किसी भी तरीके से कुछ एरर हो रहा है अकाउंटिंग करते समय, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ अशुद्धियाँ हैं जो हमें पता नहीं है, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट भी हो जाती है पता नहीं चलता और हो जाती है, तो ऐसी गलतियों का पता लगाना है, किसी तरह का फ्रॉड का पता लगाना कि कहीं किसी ने कोई अकाउंटिंग करते समय किसी तरह की कोई जो अमाउंट हुआ है उसको लिखने में या जानबूझ करके कोई गलती ना करें, इन सभी चीज़ों को पता लगाने के लिए भी अकाउंटिंग करते हैं। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, हमारे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे पार्टीज़ होती हैं जिनको हमारे बिजनेस में बिजनेस से इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जिन्हें हम थर्ड पार्टी या विभिन्न पक्षकार के नाम से भी जानते हैं। वो बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स हुआ, डेटर्स हुआ, और भी इसके अलावा बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं जिनसे हम पैसा लेते हैं, या कोई अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं
तो वो इन्वेस्टमेंट तभी करेगा जब आप उसको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उस सभी इन्फॉर्मेशन सही समय पर प्रोवाइड कराओगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन की जानकारी भी आपको अकाउंटिंग के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग में हम क्या क्या काम करते हैं और किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहला तो है कि मेंटेनिंग कंप्लीट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। आप एक कंप्लीट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हो जिसमें कि रेगुलर बेसिस पर आप रखते हो कि एक दिन के अंदर कितना खर्चा हुआ, फिर वो नेक्स्ट डे कितना हुआ, मंथली कितना हुआ, ईयरली कितना हुआ। इन सभी को डे बाय डे हम लिखते जाते हैं, एंट्रीज करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, लास्ट के अंदर P&L अकाउंट बना करके प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। तो ये सभी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए ये रिकॉर्ड्स तैयार कर पाते हो। तो ये सबसे पहला काम तो इसका है कि रिकॉर्ड सिस्टमेटिक तरीके से आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज। जितने भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके जो भी रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं उनको दूसरे जितने पार्टीज है जिनको आपसे आपसे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको आप वो प्रोवाइड करवा पाते हो। तो वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराने का काम जो है ये अकाउंटिंग के थ्रू किया जाता है। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। जितने बिजनेस के अंदर आप एसेट लगा रहे हो वो सेफ रहें, सुरक्षित रहे, किसी तरीके से उनको कुछ हानि ना हो रही हो या वो डैमेज ना हो रही हो। इन सभी की सुरक्षा करने का काम भी अकाउंटिंग का है, जो कि हम अकाउंट्स मेंटेन करके पता लगा लेते हैं। प्रोवाइड टू मैनेजमेंट। प्रबंध में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है अकाउंटिंग। किस तरीके से, जैसे मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग की जाती है। मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे कि प्लानिंग हुआ, ऑर्गेनाइजिंग हुआ, कंट्रोलिंग हुआ। तो इन सभी के अंदर हमें कौन हेल्प करता है? अकाउंटिंग। जब तक आप अकाउंटिंग नहीं करोगे तो इन चीज़ों के अंदर आपको हेल्प नहीं मिलेगी। अकाउंट करने के बाद ही हम प्लानिंग करते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है, कौन सी हमारी कमी रह गई थी या कौन सी चीज़ हमारे प्लस पॉइंट की रह गई थी जिन्हें हम आगे और बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं उनमें। इसी तरीके से अगर कोई कमी रही है तो उन कमी को पता लगा करके उसके ऊपर नियंत्रण रखने का काम भी करते हैं। तो ये सब प्रबंध के कार्य होते हैं, इसमें हमें हेल्प कौन करता है? अकाउंटिंग करता है। ट्रस्टीशिप में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी जगह आप पैसा लगाते हो, कैश फ्लो के फंड्स होते हैं जिसके अंदर आप पैसा लगा के रखते हो, तो उन फंड्स को भी की भी सुरक्षा करना एक ट्रस्टी का काम होता है। जिस तरीके से एक ट्रस्ट जो है आपके पैसे की हिफाजत करता है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको देखता है, उसकी देखभाल करता है, उसको आगे ग्रोथ की तरफ ले जाता है, उसी तरीके से अकाउंटिंग भी एक एज ए ट्रस्टी के रूप में काम करता है। लीगल नीड्स कौन कौन से होती है? वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, यानी कि आप जब आप बिज़नेस करते हो तो आप गवर्नमेंट से भी रिलेट करते हो कि गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज़ बना रही है बिज़नेस को लेकर के, जो भी नए नए रूल्स लेकर के आ रही है, आप उनको किस हद तक फॉलो कर रहे हो और आपको फॉलो करना भी चाहिए। इन सभी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हुए अपने मेंटेन कर रहे हो तो आगे चल करके आपको उसके प्लस पॉइंट ही मिलते हैं। तो ये काम भी हमारा अकाउंटिंग के फंक्शंस में आता है। लास्ट के अंदर है फिक्सिंग रिस्पॉन्स। बिजनेस के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट अलग हुआ, फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग होगा, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट अलग होगा। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं उस सभी डिपार्टमेंट के क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनको फिक्स करना, कि सेल्स डिपार्टमेंट को अपना ये दायित्व पूरा करना है, फाइनेंस को ये करना है और डिस्ट्रीब्यूटिव डिपार्टमेंट को ये काम करना है। तो ये सब काम भी आपका अकाउंटिंग में किया जाता है। नेक्स्ट है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंट। ये तीनों टर्म्स ऐसे हैं जिसमें लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। इनकी मीनिंग तो सिमिलर लगती है लेकिन इनके अंदर कुछ डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बुक कीपिंग की। जब अकाउंटिंग वर्ड अस्तित्व में नहीं आया था उससे पहले बुक कीपिंग ही जाना जाता था और बुक कीपिंग के थ्रू ही बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रखा जाता था एक रिकॉर्ड के रूप में। तो बुक कीपिंग क्या है? कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन ए साइड ऑफ बुक्स। ये है J.R. बॉटले बॉय के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। कि बुक कीपिंग क्या है? एक तरीके से बिजनेस में जो भी हम डील कर रहे हैं उन सभी रिकॉर्ड्स को एक तरीके से मेंटेन करना सिस्टमेटिक तरीके से, यही बुक कीपिंग कहलाता है। इसमें निम्न 4 क्रियाओं को शामिल किया जाता है। इन 4 क्रियाओं को समझ करके ही आप समझ पाएंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि लेन देनों की पहचान करना जो कि फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। जब मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको बताई थी उस टाइम ये क्लियर किया था कि आपको अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल नेचर के जो भी ट्रांजेक्शन हैं उन्हीं की करनी है। जो फाइनेंशियल नेचर के नहीं उन्हें हम अकाउंटिंग में शामिल ही नहीं करते। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि जो भी व्यवहार या लेन देन आपके सामने आ रहा है वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है। अगर है तो उसको हम शामिल करेंगे, तो वो किसका पार्ट माना जाएगा? बुक कीपिंग का। पहचान किए गए लेन देनों को मुद्रा के रूप में मापना। अब आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये फाइनेंशियल नेचर का लेन देन है, तो अब उसको हम देखेंगे कि क्या ऐसा मनी में मेजरमेंट किया जा सकता है। अगर मनी में आप उसको मेजर कर सकते हैं दैट मीन्स वो बुक कीपिंग का पार्ट है। पहचान किए गए लेन देनों को प्रारंभिक लेखक की पुस्तकों में प्रविष्टि करना, जिसे हम जर्नल कहेंगे।
यानी कि आप इन लेखों को कहीं पर्टिकुलर एक जगह पर लिखोगे एंट्रीज के रूप में, वो जर्नल कहलाएगा। जर्नल के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आपका आता है लेजर, जिसके अंदर हम अलग अलग खाते बनाते हैं और उन खातों के अंदर जो लेन देन जिस खाते का होता है उसमें उसको पोस्टिंग करके शो करते हैं। इस पर भी सेपरेट एक लेक्चर बनाएंगे आगे, क्योंकि एक डिटेल में आपका एक चैप्टर भी है आगे, तो इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है, तो ये समझ में आया आपको कि बुक कीपिंग यानी कि सबसे पहले पहचान करना, आइडेंटिफाई करना, पहचान करने के बाद में उसको मुद्रा के रूप में मापना कि उसको मेज़र कर सकते नहीं कर सकते, फिर उनकी एंट्री करना जर्नल के अंदर, और फिर नेक्स्ट लेजर। यानी कि ये 4 काम जिसमें किए जाते हैं वही आपका बुक कीपिंग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या होता है, बुक कीपिंग जहाँ खत्म होता है उसके आगे का जो काम है वो अकाउंटिंग कहलाता है। यानी कि आपने 4 स्टेप पूरे कर लिए, लेन देन कर लिया, उसको फाइनेंशियल लेजर पता कर लिया, मनी में मेजर कर लिया, जर्नल में एंट्री कर दी, लेजर में पोस्टिंग कर दी, उसके बाद का जो काम होगा वो जो भी काम आप करोगे वो अकाउंटिंग में कहलाएगा। जैसे कि P&L अकाउंट बनाना, अकाउंट्स आपने बना लिए थे ऊपर वाले स्टेप के अंदर बुक कीपिंग में। अब उन अकाउंट्स को कहते हैं आप P&L अकाउंट बनाओगे और बैलेंस शीट बना करके समरी निकालोगे। फिर P&L बैलेंस शीट से उपयोगी सूचना प्राप्त करोगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको थर्ड पार्टी को देनी है, और इन सूचनाओं को इसमें हित रखने वाले पक्षकारों को भेजना होगा आपको। तो ये 3 काम जिसमें किए जाते हैं अकाउंटिंग बुक कीपिंग के नेक्स्ट के आगे के स्टेप्स। लास्ट के अंदर आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है, इसका आशय लेखांकन के विधिवत ज्ञान यानी कि सिस्टमेटिक नॉलेज से है, जो कि उन प्रिंसिपल तकनीक से जिनका प्रयोग लेखांकन में किया जाता है। यानी कि लेखांकन तो क्या है, एक प्रक्रिया है, आप क्या क्या कर रहे हो, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, वो तो हो गए लेखांकन। लेकिन इसको करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो, आपको पर्टिकुलर एक नॉलेज की ज़रूरत होती है कि हाँ हमें ये एंट्री करनी है, तो उसके लिए हमें कौन सा जो रूल्स है वो फॉलो करना है, किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है। तो ये सब चीज़ें जो आपको सिखाई जाती हैं, जिसमें जिन प्रिंसिपल्स को आप पढ़ोगे वो हमारा अकाउंटेंसी कहलाता है। ठीक है। में आप सारे प्रयोग पढ़ोगे, प्रिंसिपल्स पढ़ोगे कि किस तरीके से सिद्धांत को फॉलो करना है, क्या है सिद्धांत, क्या काम करता है, ये सभी चीज़ें आपके अकाउंटेंसी में आती हैं। ये हमें बताता है कि किस प्रकार हमें लेखा पुस्तकें तैयार करनी है, सारांश किस प्रकार तैयार करना है, और इसमें सूचना में जो हित रखने वाले पक्षकार हैं उनको किस प्रकार हमें भेजना है, किस तरीके से क्या काम करना है, ये चीज़ें जिसमें सिखाई जाती है वही आपकी अकाउंटेंसी। इनके बीच में डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं। डिफरेंस को समझने के बाद आप बहुत अच्छे से इन तीनों में मीनिंग को बेहतर कर पाओगे। बुक कीपिंग सबसे पहले हम पढ़ते हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है। बुक कीपिंग का क्षेत्र देखते हैं, ये फाइनेंशियल नेचर का होता है, और ये जो है वो रेखरत लेन देन को, यानी कि इसमें सबसे पहले जो काम किया जाता है वो है फाइनेंशियल नेचर को पहचान करना, फिर उनको करेंसी के रूप में मापना, फिर उनकी अकाउंटिंग करना, और लास्ट के अंदर लेजर करना। ये तो सारे काम हो गए आपके बुक कीपिंग के। और अकाउंटिंग इसके बाद जो काम यहाँ आपने लास्ट में ख़त्म करा उसके आगे का काम शुरू होगा अकाउंटिंग के अंदर के सब जो आप लेजर पोस्टिंग करके आए हो उससे आप सारांश निकालोगे P&L बना करके, फिर उसके बाद में आप परिणामों की व्याख्या करोगे और इसमें हित रखने वाले पक्षकारों को प्रेषित करोगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि उसका बुक कीपिंग का उद्देश्य क्या है। बुक कीपिंग का प्रमुख उद्देश्य है कि वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का नियमानुसार लेखा करना, यानी कि पता करना कि कौन से फाइनेंशियल नेचर के व्यवहार हैं और उनको किस तरीके से लेखांकन करना है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। जबकि इसका प्रमुख उद्देश्य है व्यवसाय में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की कैलकुलेशन। आपको नेट प्रॉफिट निकालना या नेट लॉस को हम इससे फाइंड आउट कर पाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए अकाउंटिंग की जाती है। नेक्स्ट है स्टेज। इसमें पुस्तपालन प्रारंभिक अवस्था यानी कि सबसे पहला काम जो करते हो आप, प्राइमरी स्टेज जिसे हम कहेंगे, वो है आपका बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जहाँ खत्म होता है वहाँ अकाउंटिंग शुरू होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। इसमें नेचर ऑफ जॉब कैसी है कि ये रूटीन नेचर का होता है, यानी कि डेली बेसिस पर आपको एंट्रेस करके रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, और ये कैसा होता है, विश्लेषणात्मक होता है, एनालिटिकल नेचर का होता है, जिसके अंदर हम विश्लेषण करते हैं किसी चीज़ को। विश्लेषण करके हम अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ये किसके द्वारा किया जाता है, पुस्तपालन जो है निम्न श्रेणी के स्टाफ द्वारा किया जाता है, जूनियर स्टाफ के थ्रू किया जाता है, और ये सीनियर स्टाफ के थ्रू किया जाता है। नॉलेज लेवल, इसमें उन व्यक्ति द्वारा, ये मतलब कोई भी कर सकता है, जैसे इस बुक कीपिंग की नॉलेज नहीं है वो भी, कम नॉलेज वाला व्यक्ति भी इस चीज़ को कर सकता है। जबकि इसको करने के लिए आपको हाई लेवल की नॉलेज, यानी कि आपको सब कुछ सारे प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो।
अब विश्लेषणात्मक योग्यता के पुस्तक बुक कीपर में विश्लेषणात्मक योग्यता का होना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें विश्लेषणात्मक योग्यता का कोई मतलब ही नहीं है, आप विश्लेषणात्मक चीज़ों को देखते ही नहीं हो, जबकि यहाँ पर अब विश्लेषणात्मक ही अंकन किया जाता है, इसलिए इसकी योग्यता का होना जरूरी है अकाउंटेंट में। ठीक है, बस तो ये था हमारा आज का सेशन। इसके अंदर हमने आज कितने पॉइंट्स को डिस्कस किया? नीड ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन एंड डिफरेंस। डिफरेंस भी हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का पढ़ा है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग का डिफरेंस डिस्कस करें। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट हमने आज के सेशन में डिस्कस किया और नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट 2 में कवर होगा। इस सेशन में या इस वीडियो में आपको जो भी डाउट्स आए हैं वो आप कमेंट देख सकते हैं। सेशन को पढ़ाने से पहले मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर दूँ।